फ्रेंड्स, मेरा नाम है अखंड प्रताप सिंह और मुझे सिविल सर्विसेज मेंस लिखने का मौका मिल चुका है। इसके पहले हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत के बारे में पूरी क्लास को एक ही वीडियो में अच्छे से पढ़ा था, एकदम कहानी की तरह। ठीक, ये मिडिवल इंडिया की थर्ड क्लास होने वाली है। उसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि अरब आक्रमणकार जो आक्रमणकारी आए थे भारत पे, फिर जो तुर्क आक्रमणकारी थे उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, मुगल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मुगल में जो मेजर क्वेश्चन बनते हैं वो आपके बनेंगे अकबर से। बाबर से तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, एक दो क्वेश्चन है जो बुक लिखा था इसने, और फिर जो युद्ध हुआ था पानीपत का। ठीक, उसके बाद जो हम लोग का ज्यादा फोकस रहेगा औरंगजेब और शाहजहां। ठीक, जहांगीर से कम क्वेश्चन बनते हैं। तो क्लास शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, पहले हम लोग ना टाइम फ्रेम देख लेते हैं कि चीजों को समझने में हम लोगों को काफी आसानी होगी। देखिए, बाबर जो आता है वो 1526 से 1530 तक शासन करता है। ऐसे ही ऊपर से ड्यूरेशन देख लेते हैं हम लोग। ठीक, फिर जो हुमायूं आता है 30 से 55 तक। उसके बाद अकबर आता है 55 से 1605 तक। देखिए, ये क्वेश्चन बनता है हमेशा कि मुगल काल के वो कौन से दो शासक हैं जिन्होंने सबसे लंबे ड्यूरेशन तक शासन किया था। तो अब क्या बोलेंगे उसमें, औरंगजेब और अकबर, इन दोनों ने 49 सालों तक, एक्चुअली जो औरंगजेब था उसने 49 साल और 6 महीने तक शासन किया था। ठीक, पर ज्यादा क्वेश्चन आता है दोनों को लेके आता है। ठीक ना, ऑप्शन आपको दोनों एक साथ नहीं आएंगे कभी भी। तो अगर ये क्वेश्चन आए कि जो मुगल काल के कौन से ऐसे दो शासक थे जिन्होंने सबसे ज्यादा जो ड्यूरेशन तक, सबसे लंबे दीर्घ काल तक शासन किया था, तो अब क्या बोलेंगे, अकबर और औरंगजेब। ठीक, दोनों ने 49 सालों तक शासन किया था। उसके बाद हम लोग जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे जिसने 1605 से लेकर 1627 तक शासन किया था। उसके बाद शाहजहां के बारे में पढ़ेंगे जो 1627 से लेकर 1658 तक। फिर हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब जो है 1658 से 1707 तक, यह सबसे क्रूर राजा था। इसने अपने भाई की हत्या कर दी, अपने पिता को नजरबंद कर दिया, इसने भारतीय संस्कृति को पूर्ण तरह से क्षति पहुंचाया। मतलब इसका है ना कि परिवार नियोजन में इसका ऐड आना चाहिए औरंगजेब का, कि ऐसे लड़के ना पैदा हो भाई। समझ रहे हैं आप, इसने वो उत्पात मचाया था भारत में, सारी मंदिरों को तुड़वा दिया इसने। अपने जो शाहजहां था उनको इसने क्या किया, नजरबंद करा दिया था। उनका लास्ट टाइम शाहजहां ने इस क्या करने जा रहा था ना, ये शाहजहां को एक्चुअली ये मर्डर करने जा रहा था, उनकी मृत्यु उनको देने वाला था। तो शाहजहां ने बोला कि भाई, मतलब मैं जो अपना लास्ट टाइम है मेरा, जो तुम मेरे को काल कोठरी में डाल रहे हो, तो मेरे को काम करो, आगरा शिफ्ट कर दो। मैं मरते मरते ताजमहल को देखना चाहता हूं। तो इसने क्या किया था ना, उनको ताजमहल शिफ्ट कर दिया था। ताजमहल के पास में एक किले में उनको नजरबंद कर दिया गया था और वहीं पे देखते देखते उन्होंने अपने प्राणों को क्या किया था, त्याग दिया था। देखिए, जो एसएससी या फिर जितने भी वनडे एग्जाम क्वेश्चन पूछते हैं, वो जो देखो, मुगल काल 1526 से 1857 तक के फ्रेम में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, फिर इसके बीच में जो 1526 से और 1707 तक क्या पढ़ेंगे, मुगल काल पढ़ेंगे। उसके बाद उत्तर मुगल काल होता है, तो उससे बहुत कम क्वेश्चन पूछेगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिएगा तो जो मिडिवल इंडिया ज्यादा क्वेश्चन आएंगे वो यहीं से आप कहेंगे कितने तक, 1707 औरंगजेब के काल तक ज्यादा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक, तो हम लोग का जो मेन फोकस होने वाला है वो इसी पे रहने वाला है। और क्लास अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मुगल काल को। उससे पहले बता दे रहा हूं कि अगर आपको पीएचडी करना है, पूरा आपको लेक्चर देखना है, पीपीटी पूरा कहानी की जैसे पढ़ना है ना, लेक्चर उक्चर जो याद ना हो, तो फिर आप क्लास को छोड़ सकते हैं, क्योंकि मैं वही पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में आया है। ठीक, मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ाने वाला हूं। अगर हाँ एग्जाम क्लियर करना है ना, तो फिर आप क्लास जरूर देखिए, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलने वाली है इससे। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे बाबर के बारे में। तो देखो, बाबर जो था वो फरगना का शासक था। ठीक, फिर वो आता है पहली बार, उसका जो वो भारत में एंट्री लेता है वो 1519 में। 1519 में भेरा का युद्ध होता है, उसमें वो विजित होता है और उसका जो भारत को लेकर नजरिया था वो चेंज होता है और वहां से उसने सैन्य प्रणाली में अपने सुधार किया काफी। देखो क्या हुआ, जब पास में एक बेस मिल जाएगा, आज देखते हो ना कि दक्षिण चीन सागर में, मैं आज के करंट सिनेरियो से तुम लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं कि अच्छे से समझोगे तुम लोग। ठीक, आज के अगर करंट सिनेरियो में देखोगे तुम, तो दक्षिण चीन सागर में सारे देश अपना क्यों मतलब बैठ बनाना चाहते हैं कि चाइना को इन्वेट करना वहां से आसान होगा। इन द फ्यूचर सबको पता है कि चाइना की हरकतें ऐसी हैं कि आगे चल के कुछ भी हो सकता है। देखो, कोई कुछ नहीं कह सकता है। ये बोलते हैं लोग कि वर्ल्ड वॉर 3 जो भी असंभव है, असंभव कुछ भी नहीं है भाई, एनीथिंग इज पॉसिबल। ठीक, तो ये पॉसिबल है। तो दक्षिण चीन सागर में लोग, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, भारत हो गया, ये दक्षिण चीन सागर में क्यों अपना पैठ जमाना चाहते हैं, इसलिए जमाना चाहते हैं कि वहां से इन्वेट करना आसान होगा चाइना में। सेम वैसे ही क्या हुआ, जब बाबर आया और उसने भेरा का युद्ध जीत लिया, तो उसको एक भारत में बेस मिल गया, और जब भारत में बेस मिल गया तो वहां से हमला करना आसान होता है। ठीक, तो फिर उसने इब्राहिम लोदी पे हमला किया सन 1526 ईस्वी में, और 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध होता है जिसमें इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है, और वहां से एक जो दिल्ली सल्तनत खत्म होता है और एक भारत में साम्राज्य की नींव रख दी जाती है, और उस साम्राज्य का नाम था मुगल साम्राज्य। ठीक, तो मुगल साम्राज्य
की स्थापना जो होती है बाबर के द्वारा की जाती है 1526 में, पानीपत के युद्ध के खत्म होने के बाद। ठीक, देखो इससे ना बाबर से 4 क्वेश्चन बनते हैं मेजरली, 4 क्वेश्चन। 1526 को अगर छोड़ दोगे जो पानीपत का युद्ध हुआ था, तो 4 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन कि खानवा का युद्ध कब हुआ था, दूसरा क्वेश्चन चंदेरी का युद्ध कब हुआ था, तीसरा घाघरा का युद्ध कब हुआ था, और चौथा, तो चौथे में तो मृत्यु हो जाती है, ठीक ना। तो इसको लाइन से याद करने की ट्रिक है, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, मर गया। ठीक, ये क्वेश्चन आप लोगों ने जरूर ये ट्रिक सुना होगा, ये बहुत फेमस ट्रिक है, ठीक ना। गूगल पे डालोगे ट्रिक तो यही पहले आता है सबसे। तो देखो पानी पिया, तो पानी से पिया से क्या हो गया, पानीपत का युद्ध। तो पानीपत का युद्ध कब हुआ था, तो 1526 में। बस आपको ये याद रख लेना है कि पानीपत का युद्ध जो हुआ था वो 1526 में हुआ था, फिर आगे चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक, तो पानी पिया, तो 1526 में क्या हुआ, पानीपत का युद्ध। और देखिए बाबर ने जितने भी युद्ध लड़े थे उसमें सब में वो विजित रहा था, तो ये आपको सोचने की जरूरत नहीं है वहां पे कि इस युद्ध का परिणाम क्या था। ठीक, जितने भी युद्ध उसने किए थे उस सब में वो विजित रहा था भारत में। ठीक, तो पानी पिया, तो पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी में। सेकेंड, खाना खाया, तो 1526 के बाद तुरंत खानवा का युद्ध होता है 1527 में, एक ईयर बढ़ाते जाइए। चांद देखा, तो चांद देखा से कौन सा हो गया, चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में। फिर घर गया, घर से क्या हो गया, घाघरा का युद्ध। जो घाघरा का युद्ध होता है वो 1529 ईस्वी में। फिर इसके बाद घर गया, मर गया, मर गया मतलब 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, मर गया। ठीक, इसे आप याद कर सकते हैं उसके लाइन से युद्ध। अब देख लेते हैं कि किसके किसके साथ इसका युद्ध हुआ था। तो 1526 में पानीपत का जो युद्ध हुआ था यह इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था और इसमें बाबर विजित था। 1527 में जो खानवा का युद्ध होता है वो राणा सांगा के साथ होता है। ठीक, इसमें भी बाबर क्या होता है, विजित हो जाता है। फिर 1528 का जो युद्ध होता है वो चंदेरी का युद्ध होता है और ये मेदिनी राय के साथ होता है और इसमें भी बाबर क्या होता है, विजित हो जाता है। फिर 1529 ईस्वी में जो इसका लास्ट युद्ध होता है वो घाघरा का युद्ध होता है और घाघरा के युद्ध में अफगानों को बुरी तरह से हरा देता है। ठीक, देखो अभी भारतीय शासक बहुत सारे हैं इसमें, महाराणा प्रताप आएंगे, राणा सांगा आएंगे, तो मैं ऐसे पढ़ाऊंगा इन लोगों को, एक अलग क्लास लेने वाला हूं। मेरे को लगता है ना कि भारतीय राजाओं के बारे में बहुत कम बताया गया है। हमारी टेक्स्ट बुक हो या फिर कोई लेक्चर हो या कहीं हर एक प्लेटफॉर्म पे आप देखोगे ना तो भारत के राजाओं के बारे में बहुत कम बताया गया है। तो मैं एक अलग से क्लास लूंगा जिसमें भारतीय राजाओं की वीरता को मैं अच्छे से समझाऊंगा। ठीक ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हम भारतीय हैं और भारतीय आज से नहीं शुरू से ही संस्कृति से जुड़ के रहने वाले हैं और हम लोग अपनी संस्कृति कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। ठीक, तो हम लोग भारतीय राजा के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। अब देखिए जो इनकी भाषा थी वो फारसी थी, तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि जो इनकी भाषा थी वो कौन सी थी। तो मुगल की जो भाषा थी वो फारसी थी और दिल्ली सल्तनत का मैंने क्या बताया था, याद करिए। जो दिल्ली सल्तनत की भाषा थी वो तुर्क थी, जो दिल्ली सल्तनत की ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो तुर्क थी और इन लोगों की जो मुगल साम्राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो क्या थी, वो फारसी थी। ठीक, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन बनेगा। और एक इसने आत्मकथा लिखा था। आत्मकथा मतलब क्या होता है, ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी उसे बोलते हैं आत्मकथा को जिसने मैंने जैसे मेरी लाइफ में जो जो हुआ मैंने अगर उसको लिख दिया तो उसको क्या बोलेंगे, आत्मकथा। ठीक, और बायोग्राफी जो कथा होती है वो क्या होती है, उसी के लाइफ पे कोई और लिखता है। ठीक ना, अगर स्वयं लिखे तो उसको आत्मकथा कहा जाता है। ठीक, तो इसने बाबरनामा जो लिखा था उसको इसने तुर्क में लिखा था। देखिए यहां पे लड़के बहुत कंफ्यूज रहते हैं, ये कई सारे एग्जाम में पूछ देता है कि जो बाबरनामा है उसकी भाषा क्या है। तो लोग समझते हैं कि मुगल, तो लोग ये समझते हैं कि जो इनका बाबरनामा है वो भी फारसी में लिखा गया होगा, सिंपल सी बात है। पर ये सिंपल सी बात नहीं है, यहां पे तुमको कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो लिखा था ये तुर्क लैंग्वेज में लिखा था, तुर्की भाषा में बाबरनामा ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। ठीक, और देखो फिर इसका अब्दुल रहीम खाना ने इसको क्या किया था, ट्रांसलेट कर दिया था फारसी लैंग्वेज में। समझ रहे हो, ये क्वेश्चन कई बार पूछता है। अगर आपसे ये पूछेगा कि बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है तो आप क्या बोलेंगे, बाबरनामा। फिर अगर ये पूछेगा कि इसको किस भाषा में लिखा गया था तो आप क्या बोलेंगे, इसको तुर्क भाषा में लिखा गया था। अगर फिर ये क्वेश्चन पूछे कि बाबरनामा को ट्रांसलेट किसने किया था तो अब्दुल रहीम खाना ने किया था। आई होप क्लियर होगा, इतनी चीजें क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, देखो एक क्वेश्चन में इस बाबर में ना दो मैं बताया ना, एक तो यहाँ पे लैंग्वेज में लड़के कंफ्यूज रहते हैं कि इसका जो तुर्क था और फारसी। ठीक, और दूसरी चीज में इसके मकबरे को लेके बहुत लड़के कंफ्यूजन में रहते हैं। ऑप्शन में आपको देखना है दो चीजें, आगरा या काबुल। देखो ये दोनों साथ में नहीं आएगा। हुआ क्या था ना, देखो आज जैसे अगर किसी का डेथ होता है हम लोग की तरफ तो उन लोगों की होती है ना अंतिम इच्छा होती है कि मेरे को जो मेरा अंतिम संस्कार किया जाए, वो कहीं कोई हरिद्वार कोई गेस कर लेता है, कोई बनारस बोलता है कि मेरा जो अंतिम संस्कार होगा, मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरे जो डेथ बॉडी है उसको बनारस में जाके क्रियाक्रम किया जाए।
तो वैसे ही बाबर का जो था वो ये उसकी अंतिम इच्छा थी कि मेरे बॉडी को काबुल में शिफ्ट किया जाए, आई मीन हाँ काबुल में मतलब उसका किया जाए। बट उसका जो इनिशियल में था उसको आगरा, कहाँ पे उसकी उसका टॉम था, जो मकबरा था वो कहाँ पे था, आगरा में था। फिर बाद में इसको शिफ्ट कर दिया जाता है कहाँ, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में। समझ रहे हैं, उस समय अफगानिस्तान का नहीं था, इस समय अफगानिस्तान जो है वहां पे। ठीक, तो देखो ऑप्शन आपको ध्यान से देखना है, ऑप्शन में एक ही रहेगा, या तो आगरा रहेगा या तो काबुल रहेगा। ठीक, तो दोनों आपको याद कर लेना है कि पहले आगरा में था, बाद में शिफ्ट कर दिया गया काबुल में। बस इससे इतने ही क्वेश्चन बनेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे किसको, हुमायूं को। 1530 से 1556 ईस्वी तक हुमायूं का शासन भारत पे रहा। ठीक, तो इसमें देखिए, इसमें दो खंड में इसको हम लोग देखेंगे, एक तो 1530 से 40 और 1555 से 1556। क्योंकि ये जब आता है दूसरी बार में तो ये लाइब्रेरी से गिरकर तुरंत इसकी डेथ हो जाती है। इसके बारे में भी हम लोग अभी पढ़े। बनेगा ना किससे, हुमायूं से। तो हुमायूं से जो क्वेश्चन बनेगा वो 5 क्वेश्चन पूछता है हुमायूं से, इससे बाहर क्वेश्चन ही नहीं आते भाई। 5 क्वेश्चन जो मेन है मैं बता दे रहा हूं तुमको। ठीक, तो जो पहला क्वेश्चन आएगा कि देवरा का बैटल किसके किसके मध्य लड़ा गया। तो जो देवराय का बैटल था वो एक और देवरा का बैटल होगा, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे जब औरंगजेब और दारा सिकोह में होता है। ठीक ना, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे, तो कंफ्यूज मत होना तुम कि देवरा का जो बैटल हुआ था 1531 ईस्वी में हुआ था। और किसके बीच में हुआ था, शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था, जिसमें शेर शाह सूरी जो होता है बुरी तरह हार जाता है इस युद्ध में। ठीक, और हुमायूं की विजित होता है। ठीक, फिर 1533 ईस्वी में क्या करता है कि दीनपना शहर की स्थापना करता है, और ये वही शहर है जहां पे लाइब्रेरी का निर्माण करवाता है, और इसी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर इसकी डेथ हो जाती है। आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, अब देखो 1539 में चौसा का युद्ध जो होता है ना, ये इसके लिए अच्छा नहीं होता है भाई। 1539 का जो चौसा का युद्ध होता है उसमें हुमायूं की हार होती है और वो देश छोड़ के भाग जाता है सिंध के आगे, मतलब ईरान के साइड वो भाग जाता है। देखो इसमें लड़के बहुत एक कंफ्यूजन में, मतलब मीम उम शेयर होता है इसमें कि जब 1539 से 1540 में ये था ही नहीं, 1540 में भारत छोड़ के भाग जाता है, और 1555 ईस्वी में यह भारत लौटता है। तो 1542 ईस्वी में 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म भारत में कैसे हो जाता है, राणा के महल में हुआ था ना अकबर का जन्म सिंध में। तो देखो इसमें मतभेद है और लोग मजाक भी उड़ाते हैं कि मतलब जो अकबर के पिता थे वो थे ही नहीं तो ये पैदा कैसे हो गए। तो देखो इसमें क्या होता है कि कई इतिहासकार ये मानते हैं कि यह उस समय सिंध में अवेलेबल था, मतलब जो हुमायूं था ये उस समय सिंध में था, पर कई लोग बोलते हैं कि सिंध में नहीं था, उस समय वो ईरान में था। तो ये तो मतभेद चलते रहिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपकी क्या राय इसके पीछे। देखो इसमें यहाँ पे हम लोग राय दे सकते हैं क्योंकि मतभेद है दोनों चीजों में। ठीक, तो 1540 ईस्वी में फिर जो होता है कन्नौज का युद्ध होता है, और 1540 के कन्नौज के युद्ध में हुमायूं की हार होती है। ठीक, और यहीं से वो ईरान भगता है। सॉरी मैंने पहले ये चौसा के युद्ध में बता दिया था क्या आपको, हाँ चौसा के युद्ध में नहीं, ये 1540 का जो कन्नौज का युद्ध हुआ था उसमें शेरशाह सूरी विजित होता है। ठीक, अब देखिए 15 साल बिताने के बाद क्या होता है, हुमायूं लौट आता है और ये अपनी सेना को काफी रणनीति से तैयार करता है, और मतलब भारत के परिप्रेक्ष्य में सेना को पूरा आयोजन करता है, और फिर से ये भारत पे इन्वेट करता है। देखो उस समय क्या होता है, फिर हार जाता, अगर शेरशाह सूरी जिंदा रहता तो ये फिर हारता। पर यहां पे क्या हुआ कि शेरशाह सूरी उस समय तक मर चुका था और उसका बेटा कार्यभार संभाल रहा था, और उसका जो बेटा था उसका क्या नाम था, सिकंदर शाह सूरी। तो 1555 में सरहिंद का युद्ध होता है और उसमें सिकंदर शाह सूरी जो होता है वो हार जाता है। और सिकंदर शाह सूरी जो माना जाता है कि जो सिकंदर शाह सूरी था वो आर्मी पे उतना फोकस नहीं करता था, भोग विलास का जीवन अपना यह व्यतीत करता था, और उतना आर्मी के रिफॉर्म पे इसने ध्यान नहीं दिया। यही कारण था कि हुमायूं ने 1555 ईस्वी के सरहिंद के युद्ध में इसको हरा दिया, और फिर से भारत में मुगल साम्राज्य की एक फिर दोबारा नींव पड़ गई। ठीक, यहां तक क्लियर है। और 1556 ईस्वी में फिर उसी लाइब्रेरी से गिरकर इसकी मौत हो जाती है, किसकी, हुमायूं की। अब हुमायूं के मकबरा से क्वेश्चन आते हैं, मुगल शासक जितने भी हैं उनके मकबरा से क्वेश्चन बनेगा, इसलिए मैं फिर से एक बार याद दिला दे रहा हूं। इसके पहले हम लोगों ने बाबर का पढ़ा था, तो बाबर का मकबरा कहां पे था, आगरा में था, फिर आगरा से शिफ्ट होके काबुल में गया था। और हुमायूं का जो टॉम्ब है, जो हुमायूं का मकबरा है वो कहां पे है, वो है आपके दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा क्वेश्चन पूछता है, एसएससी सीजीएल में ही पूछ चुका है ये क्वेश्चन कि हुमायूं का मकबरा निम्न में से किस स्थान पे स्थित है। तो अब क्या बोलेंगे, हुमायूं का मकबरा जो है वो दिल्ली में स्थित है। ठीक, दिल्ली वाला ऑप्शन सही होगा। फिर इसका जो मकबरा बनाया था ये किसने बनवाया था, तो गुलबदन बेगम,
ये आपका रिव्यू ऑफिसर का क्वेश्चन है। ये आरओ में पूछा था कि हुमायूं के अकबरा का निर्माण किसने करवाया था, तो इसमें इसकी बीवी का नाम दे देता है, सिस्टर का नाम दे देता है, भाई का नाम दे देता है और पापा का नाम दे देता है। तो उसमें आपको क्या सही करना है, जो इसकी सिस्टर थी गुलबदन बेगम, उसने क्या किया था, इसके मकबरा का निर्माण करवाया था। ठीक, बस इससे इतने ही क्वेश्चन बनेंगे। अब आगे हम लोग देख लेते हैं अकबर के बारे में। इसको आपको ध्यान से देखना है और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अकबर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक ना, ये है आपका अकबर। काफी सहिष्णु राजा था ये, मतलब सभी धर्मों का सम्मान करता था। स्टार्टिंग में नहीं किया, बाद में करने लगा था ये। ठीक, तो अकबर के बारे में हम लोग जानते हैं, अकबर ने कहीं ना कहीं अशोक की धम्म नीति का अच्छे से पालन किया था। धम्म नीति अशोक का मैंने पढ़ाया था ना, एक बार रिवीजन कर। धम्म नीति क्या थी? धम्म नीति ये थी कि जो राजा का वास्तविक धर्म है, उसको वो वास्तविक धर्म, अपना जो व्यक्तिगत धर्म है वो कोई सा भी ले सकता है और राज्य अपने धर्म को स्वतंत्र रूप से पालन कर सकती है। और अकबर ने ही जजिया कर को पूर्ण रूप से क्या किया था, समाप्त कर दिया था। तो जजिया कर का नाम आ गया, तो आपको रिवीजन करा देता हूं। जजिया कर सबसे पहले भारत में किसने डाला था, तो 714 ईस्वी में कौन डाला? मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले 714 ईस्वी में जजिया कर लगाया था। और उसने उसमें से बूढ़ों, महिलाओं, हैंडीकैप को बाहर कर दिया था और ब्राह्मणों को भी बाहर कर दिया था। फिर जब फिरोज शाह तुगलक आता है तो वो बोलता है कि मेरे को चाहिए चारों तरफ से टैक्स, तो फिर से सबको उसमें डाल देता है। वो ब्राह्मणों से भी टैक्स लेता है, वो महिलाओं से भी टैक्स लेता है, वो दिव्यांगों से भी टैक्स लेता है। ठीक, फिर इसके बाद अकबर खत्म कर देगा और फिर एक आगे आएंगे नमूने, कौन? परिवार नियोजन मैंने बताया था ना, औरंगजेब। वो फिर टैक्स लगा देंगे, टैक्स लगाएंगे नहीं, वो बढ़ा देंगे। उनके बारे में भी आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, तो 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म होता है और 1564 ईस्वी में, देखो इसका ईस्वी उतना जो इंपॉर्टेंट होगा मैं बताऊंगा आपको। ठीक, तो देखो एक और क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन से मुगल शासक ने दास प्रथा का अंत किया था? तो दास प्रथा जो होता है उसका अंत किसने किया था? अकबर ने किया था। तो अकबर ने दास प्रथा का क्या किया था? अंत कर दिया था। फिर 1573 ईस्वी में इसने गुजरात पे विजय प्राप्त की थी। 1573 ईस्वी में किसने प्राप्त की थी गुजरात पे विजय? अकबर ने। ठीक, ये क्या होता है देखो मैं बता रहा हूं। जब अच्छे एग्जाम आई मीन जो भी सिविल सर्विस में पूछा है, इवन यूपीएससी में पूछा जा चुका है, ये अरेंज करने के लिए बोलता है। क्या करेगा ना कि अकबर के विजयों को या युद्ध नीति को घटना क्या हो यार, क्रमानुसार सजाइए। ठीक, मतलब क्रमानुसार लगाने के लिए बोल देता है उसको। और उसको अगर आपको ईस्वी नहीं याद रहेगी तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। वनडे में भी ईस्वी पूछता है डायरेक्ट, पर घटना के अनुसार सजाने को नहीं बोलता है। ठीक ना, तो आपको ये याद रखना चाहिए। 1564 ईस्वी में इसने दास प्रथा का अंत कर दिया। 1573 ईस्वी में इसका गुजरात विजय होता है और 1575 ईस्वी में इसने क्या किया? इबादत खाने का निर्माण करा। देखिए 1575 ईस्वी में इबादत खाना बनाता है और इबादत खाना मुसलमानों के लिए उस समय खुला था। ठीक ना, और उसमें क्या था कि मुसलमान जाके धर्म के बारे में अपना विचार विमर्श कर सकते थे, नमाज अदा कर सकते थे। पर बाद में जब धीरे धीरे ये धर्म निरपेक्ष होता गया तो 1578 ईस्वी में इसने बोला कि इबादत खाना में सिर्फ मुसलमान नहीं, सारे धर्म के लोग आके बैठ के धार्मिक चर्चाएं कर सकते हैं। पर इससे क्या हुआ कि मुसलमान जो थे वहां के, वो इससे रुष्ट हो गए। और इसी से रुष्ट होके एक थे बदायूनी का नाम सुने होंगे। इसने अकबर को क्या बोला था कि ये मुस्लिमों का दुश्मन है। इसने क्या बोला था कि इस्लाम का जो दुश्मन है वो कौन है? अकबर है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा कि बदायूनी जो थे उस समय के कवि, उन्होंने उनको क्या कहा था? इस्लाम का दुश्मन अकबर को कहा था। ठीक, जब 1578 ईस्वी में ये इजाजत देते हैं कि सभी धर्म के लोग आके इबादत खाना में धर्म पे चर्चाएं कर सकते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि जो हिंदू थे वो कहीं ना कहीं रुष्ट हो जाते हैं कि शुरू में यह क्या था? यह मस्जिद था, अब इसमें हम जाके धर्म पे चर्चा नहीं कर सकते हैं। और जब सभी धर्मों को ये बोलते हैं कि चर्चाएं करो आके, तो मुसलमान भी इससे रुष्ट हो जाते हैं और जो इतने भी कट्टर मुसलमान थे सभी क्या करते हैं? इबादत खाना को छोड़ देते हैं। और 1578 ईस्वी के बाद इबादत खाना कबाड़ खाने में बदल जाता है। वहां पे ना कोई धार्मिक चर्चाएं होती हैं, न नमाज अदा होती है। ठीक, अब देखिए 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध होता है, जो कि मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा जाता है। और इसको मैं अच्छे से बताऊंगा महाराणा प्रताप वाले चैप्टर में। मैंने बताया ना, मैं भारत के राजाओं को अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि कंटेंट अवेलेबल नहीं है सर, न टेक्स्ट बुक न एनसीईआरटी कहीं भी नहीं है। लोग भारत के राजाओं के बारे में जानते नहीं है। महाराणा प्रताप के पिता का नाम किसी को नहीं पता होगा अभी, अकबर का सभी लोग को पता है, पूरा सीरीज पता है लोगों को, समझ रहे हैं ना। तो हम लोग को जानना है अपने संस्कृति के बारे में, मैं तो बताऊंगा। ठीक, और आप लोगों को पढ़ना चाहिए। आने वाले टाइम में जहां धीरे धीरे टेक्स्ट बुक में बदलाव हो रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, मुगल का चैप्टर हटा दिया गया था एनसीईआरटी से, तो आगे जाके कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि भारतीय राजाओं के चैप्टर जोड़े जाएंगे। देर आए दुरुस्त आए। ठीक ना,
हम लोग बुराइयां जितना पढ़ते हैं उतना अच्छाइयां ही पढ़नी चाहिए हम लोग को। अच्छाई और बुराई का दोनों को सेंट्रिस्टिक में होकर चलना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक। अब देखिए जो इसका कैपिटल होता है वो क्या था, कैपिटल पूछता है कि अकबर का कैपिटल क्या था, तो फतेहपुर सीकरी जो था वो क्या था, इसका कैपिटल था। और फतेहपुर सीकरी की ये भी क्वेश्चन आता है कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी, तो अब क्या बोलेंगे, मोहम्मद अकबर, मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर ने क्या किया था, फतेहपुर सीकरी का स्थापना किया था। और वहीं पे बुलंद दरवाजा का इन्होंने निर्माण करवाया था, ठीक। इतनी चीजें क्लियर हैं, एक बार रिवीजन करा देता हूं। अकबर का जन्म होता है 1542 ईस्वी में, 1564 में दास प्रथा को खत्म कर देते हैं, 1573 में गुजरात पे ये विजय प्राप्त कर लेते हैं, फिर 1575 ईस्वी में इबादत खाना खोलते हैं जिसमें बोलते हैं कि सभी धर्म आ सकते हैं, पर 1578 ईस्वी में नहीं, 1575 मुसलमानों के लिए था, 1578 ईस्वी में क्या करते हैं, सभी धर्मों के लिए उसको अलाउ कर देते हैं, ठीक। और 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब देखिए 1601 ईस्वी में असीरगढ़ का युद्ध होता है। असीरगढ़ का युद्ध 1601 ईस्वी में होता है। देखो ये आया था क्वेश्चन, ऐसे अरेंज करने के दिया था, असीरगढ़ का युद्ध, गुजरात का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, निम्न को घटनाक्रम अनुसार अरेंज करना था, ठीक ना। तो इसलिए मैं बोला हूं कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो भी ईस्वी हैं, आपको याद कर लेना चाहिए, ठीक ना। क्योंकि सिर्फ वनडे एग्जाम निकाल के तो आप रुकने वाले हैं नहीं। मैं जानता हूं स्टूडेंट्स के अंदर आप लोग सक्षम है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, बड़े से बड़े, ठीक। मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि आपकी सिर्फ शुरुआत होने वाली है यहाँ से। वनडे एग्जाम आपका सिर्फ चप्पल है सर, आप बहुत दूर तक जाने वाले हैं, मेरे को पता है, ठीक ना। तो देखिए 1601 ईस्वी में असीरगढ़ का युद्ध लड़ा गया था। 1582 ईस्वी में इसने एक धर्म की स्थापना की थी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। दीन-ए इलाही की, देखो दो क्वेश्चन आएंगे, दीन-ए इलाही की स्थापना किसने की थी, तो मोहम्मद अकबर ने किया था। और अगर ईस्वी पूछे कि दीन-ए इलाही जो धर्म था वो किस ईस्वी में अकबर ने इसका स्थापना किया, तो क्या बोलेंगे 1582 ईस्वी में। और इसको जो था, इसका जो इसकी एक्सेप्टेंस थी वो बहुत ब्रॉड लेवल पे नहीं थी। बस अकबर का एक बिरबल ही ऐसे थे जिन्होंने इस धर्म को माना था। बस एक बंदा था, कौन था, अकबर के परिवार वालों ने भी नहीं माना, ठीक। होता है ना कई लोग चुनाव लड़ते हैं तो 8 वोट पा जाते हैं और घर में सदस्य 12 होते हैं, वही हाल इसका हुआ। इसने जो दीन-ए इलाही धर्म को बनाया था उसमें सिर्फ एक मेंबर जुड़ा और वो भी बिरबल था। इसके घर वालों ने भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया। और इसने एक तुलादान लगाया था। देखो तुलादान क्या था ना, ये हर मतलब मासिक स्तर पे क्या होता था कि जो राजा था वहां का, राजा क्या था, अकबर ही थे, तो अकबर आते थे दरबार में और एक तुला मतलब होता तराजू रख दिया जाता था और अकबर के जितना वेट का सोना चांदी और जितने भी उस समय की सिक्के थे वो तौल दिया जाता था और फिर उनसे गरीबों का कल्याण किया जाता था। काफी अच्छा कॉन्सेप्ट था। पता है आपको इसको खत्म किसने किया था, जो तुलादान था ये चलता रहा था, इसको खत्म वही किया था परिवार नियोजन वाला औरंगजेब। अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक। फिर इसने मनसब सिस्टम चालू कर दिया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई सारी एग्जाम पूछा जा चुका है कि जो मनसब प्रथा था उसका शुरुआत किसने किया था। देखो मनसब प्रथा क्या था ना, जैसे आज होता है ना पेंशन लागू करना, सैलरी को हाइक करना, वही था, समझ सकते हो इसको कि वहां पे सैलरी स्ट्रक्चर को ही मनसब प्रथा कहते हैं, ठीक ना। तो ये इंपॉर्टेंट है कि मनसब प्रथा की शुरुआत किसने की थी, तो मनसब सिस्टम की शुरुआत किसने की थी, मोहम्मद अकबर ने। अब देखो एक इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन है कि इसका टॉम कहाँ है। इसका टॉम जो है, टॉम क्या बोलते हैं उसको, टॉम को मकबरा, जो मकबरा है वो कहाँ पे है इसका, अकबर का जो मकबरा है वो सिकंदराबाद में है। तो एक बार फिर मैं रिवाइज कराना चाहता हूं आपको। बाबर का आगरा में था, फिर काबुल में शिफ्ट किया गया, फिर इसके पहले हम लोग ने पढ़ा हुमायूं का दिल्ली में था और जो अकबर आता है उसका सिकंदरा में है, ठीक। याद करते रहिएगा चीजों को। अब देखिए अकबर ने कई जगहों पे कई ठे निर्माण करवाया था, बिल्डिंग्स का, इमारतों का निर्माण करवाया था, ये मस्जिदों का निर्माण कराया था। तो इसके बारे में हम लोग याद कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपको क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है चीजों को। आगरा के फोर्ट का निर्माण किसने कराया था, ये तो भाई अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओगे तो कई सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन कि आगरा के फोर्ट का निर्माण किसने कराया था, तो क्या बोलोगे, आगरा के फोर्ट का निर्माण अकबर ने कराया था। फिर इलाहाबाद फोर्ट, आगरा फोर्ट, इलाहाबाद फोर्ट, जोधाबाई महल और शीश महल, इन चारों का निर्माण किसने कराया था, मोहम्मद अकबर ने कराया था, ठीक। आगरा का फोर्ट, इलाहाबाद का फोर्ट, जोधाबाई महल और शीश महल, इसका निर्माण किसने कराया था, तो अकबर ने कराया था, ठीक। अब देखो इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं फिर अकबर के 9 रत्नों से बनते हैं। देखो अगर किसी डुअल स्टेज एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, कई सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है, स्टेट सिविल सर्विस ले लो, इवन यूपीएससी का भी ले लो, तो उसमें ही पूछा जा चुका है क्वेश्चन। क्या करता है कि जो 9 रत्न थे अकबर के उसको वो दे देगा, उसमें 4 नाम रहेंगे, उसमें से एक बोलेगा कि निम्न में से कौन सा जो है वो अकबर के 9 रत्नों में शामिल नहीं था, ठीक। तो आपको उसको वहां से एलिमिनेट करना पड़ेगा कि कौन सा नहीं था, ठीक ना। तो देख लेते हैं कि कौन कौन था।
तो इसके नवरत्न में जो पहले थे वो तानसेन थे। तो एक बार क्वेश्चन पूछा था ये किसमें पूछा था, रेलवे में पूछा था, हाँ रेलवे में पूछा था कि रामतनु पांडे निम्न में से किसका नाम था, ठीक ना। और 4 ऑप्शन दे दिया गया था नीचे। जैसे चाणक्य का विष्णुगुप्त नाम था, वैसे ही तानसेन का जो नाम था वो क्या था, रामतनु पांडे। रामतनु पांडे तानसेन का नाम था। और ये 2 जो गीत गाते थे, एक राग मल्हार और एक दीप मल्हार। ऐसा माना जाता है कि अब किसी में क्या सच्चाई है, देखिए इसमें मैं बात नहीं करना चाहूंगा, पर जो राग मल्हार है ये बोला जाता है कि जब ये गाते थे तो राग मल्हार से बारिश होने लगती थी, और जो दीप मल्हार है ये जब गाते थे तो दीपक जल उठता था, ठीक। फिर अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना ये वही हैं जिन्होंने तुझके बाबरी जो था इन्होंने लिखा था, ठीक। फिर उसके बाद अबुल फजल थे। अबुल फजल जो थे वो एक कवि थे और इन्होंने आईने अकबरी और अकबरनामा फारसी में लिखा था। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूं। अबुल फजल ने जो बुक लिखी थी आईने अकबरी और अकबरनामा, आईने अकबरी और अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया था, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो जो अबुल फजल थे उनके द्वारा 2 बुक लिखा गया था, आपको याद कर लेना है, आईने अकबरी और अकबरनामा। और इन दोनों बुकों को किस में लिखा गया था, फारसी में लिखा गया था। देखिए मैक्सिमम जो 99% बुक्स हैं वो फारसी में लिखी गई थी, सिर्फ एक जो बाबरनामा था वही तुर्क में लिखा गया था, वो भी बाद में फारसी में कन्वर्ट हो गया था, ठीक, ट्रांसलेट हो गया था, सॉरी, ठीक। फिर 9 जेवल्स में देखते हैं हम लोग, बीरबल का घर का क्या नाम था, घर का क्या नाम था मतलब बीरबल का, और क्या नाम था, महेश दास। महेश दास किसका नाम था, कई सारे एग्जाम पूछा जा चुका है कि महेश दास जो है वो किसका नाम था, तो क्या बोलेंगे, बीरबल का नाम था। ये अकबर के एडवाइजर थे, सलाहकार। फिर देखो मान सिंह थे, जो मान सिंह थे कमांडर थे, यही मान सिंह हैं जिन्होंने 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ युद्ध किया था। फिर टोडरमल जो थे उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे, उस समय का जो वित्त विभाग था वो टोडरमल देखते थे। जो फैजी थे वो कौन थे, पोएट थे। ये फैजी कौन थे, पोएट थे। मुल्ला दो प्याजा, नाम से ही लग रहा है, पनीर दो प्याजा, तो ये क्या थे, ये कुक थे। मुल्ला दो प्याजा क्या थे, कुक थे। और एक और इनके थे नवरत्न भगवान दास। भगवान दास क्या थे, ये पोएट थे, ये एक कवि थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अकबर के बाद हम लोग देखेंगे किनके बारे में, जहांगीर के बारे में। पहला जहांगीर से जो क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन क्या आएगा कि निम्न शासकों में से किसमें जो चित्रकला था वो उत्कर्ष पे था, जो चित्रकला था वो किस शासक के शासनकाल में उत्कर्ष पे था। तो आप क्या बोलेंगे, किनके, जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला जो था वो उत्कर्ष पे था। फिर और एक क्वेश्चन बनता है कि जो इमारत थी, जो आर्किटेक्चर था वो किसके शासनकाल में उत्कर्ष पे था। तो अब क्या बोलेंगे, शाहजहां के बारे में। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक। और इनका क्या नाम था घर का, सलीम। सलीम जो नाम था वो जहांगीरी का नाम था, ठीक। और इनको न्याय का राजा बोलते हैं। लाख बख्श किसको बोलते हैं, ये कमेंट करके बताइए, मैं बता देता हूं, कुतुबुद्दीन ऐबक को बोलते हैं, ठीक। तो देखिए न्याय का राजा इनको इसलिए बोलते थे कि एक न्यायप्रिय राजा थे। क्या करते थे, ये जब दरबार में बैठते थे, घर में भी रहते थे, महल में अपने, तो इन्होंने क्या किया था, एक जंजीर बना के एक घंटी लगा दी थी सामने। तो इससे क्या हुआ था कि बीच के ब्रोकर खत्म हो गए थे। राजा से मिलने के लिए उस समय ब्रोकरेज चलती थी सर, बाहर लोग आते थे पैसा देके फिर राजा से मुलाकात करवाते थे। तो इन्होंने क्या बना दिया, इन्होंने जंजीर लगवा दिया था। कोई भी आता था जंजीर को खींचता था और राजा से वो डायरेक्ट मिलकर अपनी समस्याओं को बता सकता था और राजा ऑन द स्पॉट उसका समाधान कर सकता था, ठीक। तो ये काफी अच्छा कॉन्सेप्ट था, न्याय की जंजीर। तो ये भी क्वेश्चन पूछा, न्याय की जंजीर निम्न में से किस शासक ने लगवाया था, तो क्या बोलेंगे, जहांगीर ने। और न्याय का राजा किसको बोलते हैं, जहांगीर को। ये है आपके जहांगीर। अब देखो जहांगीर से क्या क्वेश्चन बनेगा। देखो जहांगीर ने एक सबसे बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती थी, यहां से सारा चीज खेल चेंज होने वाला है। 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रॉ, इन दोनों को भारत में व्यापार की अनुमति किसने दी थी, इन्हीं भाई साहब ने दी थी। क्या नाम था इनका, जहांगीर ने। और उसी टाइम पे इन्होंने क्या किया, यूरोपियंस ने सूरत में फैक्ट्री लगा लिया और यहां से फिर मुगल का पतन धीरे धीरे चालू हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं को क्या करेंगे, सरपास कर देंगे, ठीक। अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग। और इनका मकबरा जो है ये कहां पे है, लाहौर में। देखो मकबरा याद कर लेना, ये क्वेश्चन बनेंगे, मैं रिवाइज करा दूंगा लास्ट में एक बार और। जो मकबरा था जहांगीर का वो कहां पे था, लाहौर में था। और सूरत के बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछेगा कि 1608 ईस्वी में जो कैप्टन हॉकिंस थे, ईस्वी मत याद करो नहीं आएगा, कैप्टन हॉकिंस जो थे वो किस राजा के शासनकाल में दरबार में आए थे अनुमति लेने के लिए व्यापार का, तो तुम क्या बोलोगे, जहांगीर के शासनकाल में वो आए थे, ठीक। अब देखो अब बात करते हैं हम किसकी, शाहजहां की। तो ये क्वेश्चन पूछता है
कि जो शाहजहां थे उनका क्या नाम था, एक अनदर इनका नेम था, वो क्या नाम था, खुर्रम। खुर्रम किसके नाम था, शाहजहां का नाम था, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक। और मैंने बताया कि आर्किटेक्चर जो इनके काल में था वो चरम पे था अपने, तो आर्किटेक्चर चरम पे था, तो सिंपल सी बात है बहुत सारी चीजों का इन्होंने निर्माण करवाया होगा, और हम लोग को याद तो करना पड़ेगा भाई। लाल किला का निर्माण किसने करवाया था, तो ये शाहजहां ने करवाया था। सेकंड, मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, तो शाहजहां ने कराया था। जमा मस्जिद किसने बनवाया था, तो वो भी शाहजहां ने बनवाया था। तख्ते ताउस, ये तख्ते ताउस वही है, मयूर सिंहासन का नाम सुनोगे ना, तो देखो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि मयूर सिंहासन निम्न में से किस शासक से रिलेटेड है, संबंधित है, तो आप क्या बोलोगे, शाहजहां से, ठीक। ताजमहल का निर्माण किसने कराया था, सबको पता है, ताजमहल का निर्माण किसने कराया था, शाहजहां ने कराया था। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, लाल किला, मोती मस्जिद, जमा मस्जिद, तख्ते ताउस और ताजमहल। तख्ते ताउस ही मयूर सिंहासन है। अब देखो ये भी क्वेश्चन पूछा है कई सारे एग्जामों में कि जो ताजमहल था उसको किसने बनाया था, तो देखो उस्ताद लाहौरी और उस्ताद ईसा खां, इन दो लोगों ने ताजमहल को डिजाइन किया था, और इससे शाहजहां बहुत प्रसन्न हुए थे, और इन्होंने इनको क्या किया था, हाथ कटवा दिया था। बोले भाई एक नंबर का तगड़ा चीज बनाया हो तुम लोग, आओ, और उन दोनों के हाथों को इन्होंने कटवा दिया था। वो लोग भी बोलते होंगे, क्या बोलते होंगे, गद्दारी कर बे। इन्होंने क्या किया इन लोगों के साथ, गद्दारी कर दिया था। उस्ताद लाहौरी और उस्ताद ईसा खान ने मिलकर ताजमहल को बनाया, और क्या किया शाहजहां ने उन लोगों के साथ, गद्दारी कर दिया और उन लोगों के हाथों को कटवा दिया था, ठीक। अब देखो शाहजहां के 4 लड़के थे, यहां पे परिवार नियोजन की जरूरत थी। दारा सिको जब आया, दारा सिको आया, यहां तक सही था, इसके बाद इसको पैदा नहीं होना चाहिए था, किसको, औरंगजेब को। यहां पे औरंगजेब आ जाता है, फिर उसके बाद शुजा और उसके बाद मुराद, ये 4 बेटे थे किसके, शाहजहां के। कौन कौन, दारा सिको, औरंगजेब, शुजा और मुराद। अब देखो क्या होता है कि औरंगजेब जो था उसने क्या किया, शाहजहां को नजरबंद कर दिया, और शाहजहां की अंतिम इच्छा ये हुई कि मेरे को भाई जो ताजमहल है ना, प्रेम की निशानी जिसमें मैंने हाथ कटवा दिया था, वहां पे जाके उसको मेरे को देखना है, ठीक। तो इसने क्या किया, आगरा में उनको नजरबंद करा दिया, और आगरा में वो क्या किए, देखते देखते ताजमहल को निपट लिए, ठीक। और 1659 ईस्वी में देवराय का युद्ध होता है। मैंने पीछे बताया था ना कि देवराय का युद्ध एक बार और आएगा, तो 1659 ईस्वी में क्या होता है, देवराय का युद्ध होता है, और अपने बड़े भैया के साथ किसका युद्ध होता है, इनको औरंगजेब का, दारा सिको अपने बड़े भैया के साथ युद्ध होता है सत्ता को लेकर, ठीक। ये दारा सिको वही है जिसने गीता को फारसी में ट्रांसलेट किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि गीता को फारसी में किस शासक ने ट्रांसलेट किया था, तो क्या बोलोगे आप लोग, दारा सिको। दारा सिको ने किया था। और देवराय के युद्ध में दारा सिको हार जाता है, और इसकी बहुत बुरी माना जाता है कि मतलब ना इतना बुरी मौत दिया था इसने कि चाकू से उसके आंख को निकलवा दिया था औरंगजेब ने। उस समय युद्ध में जब हार गया था दारा सिको, तो उसके बाद इसने क्या किया, उसकी आंखों को निकलवा लिया था चाकू से सबके सामने, ठीक। अब पढ़ते हम लोग औरंगजेब के बारे में। इसने अपना नाम जो आलमगीर, औरंगजेब का और क्या नाम था, जैसे खुर्रम था वैसे इनका क्या था, आलमगीर। और इसने 2 बार राज्याभिषेक कराया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम पूछा जाएगा, निम्न में से किस शासक ने अपना 2 बार राज्याभिषेक कराया था, तो कौन था, वो था आपका साज। देखो ये पीपीटी में थोड़ी गलती हो गई, यहाँ पे शाहजहां नहीं रहेगा, यहाँ पे औरंगजेब रहेगा, ठीक ना, सॉरी फॉर मिस्टेक, नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा। यहाँ पे शाहजहां नहीं रहेगा, मैं लिख देता हूं, यहाँ पे कौन सा रहेगा, औरंगजेब रहेगा, ठीक ना, सॉरी। तो देखो राज्याभिषेक हो, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो 2 बार राज्याभिषेक किस शासक का हुआ था, तो किसका हुआ था, औरंगजेब का हुआ था। और ये किस खुशी में, एक बार बाप को मारा तब राज्याभिषेक किया, और दूसरी बार भाई को मारा तब राज्याभिषेक किया, ठीक। तो इसने 2 बार अपना क्या किया था, पिता को कैद रखने की खुशी में और भाई की हत्या करने की खुशी में इसने क्या किया था, 2 बार अपना राज्याभिषेक किया था, ठीक। और झरोका दर्शन को इसने बंद कर दिया था, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि निम्न से किस शासक ने झरोका दर्शन को बंद कर दिया। झरोका दर्शन क्या होता है कि जब पहले सभाएं होती थी तो उसमें महिलाएं भी बुर्का पहन के बैठ सकती थी, तो ये बोला भाई बुर्का पहन के भी नहीं बैठना, तुम लोगों को अंदर रहो, सबको इसने अंदर किया, और क्या किया, इसने फिर झरोका दर्शन को पूर्ण रूप से बंद कर दिया, ठीक। इसने बोला वहां से हटो। फिर देखो तुलादान जो अकबर ने लगाया था ना, तुलादान की क्या था कि जितना शासक का वजन रहेगा उसके साइड में पैसा रखना है, और जो पैसा है वो गरीबों के भलाई के लिए जाएगा, तो इसने उसको भी बंद कर दिया था। और उसने भारतीय संस्कृति को बुरी तरह से क्षति पहुंचाया था। क्या था, औरंगजेब। औरंगजेब जो था यही औरंगजेब है जिसने बनारस के मंदिरों को क्या किया था, बुरी तरह से तोड़ दिया गया था। वहां पे कई लोग कॉन्सेप्ट ये बताते हैं ना कि वहां पे देह व्यापार चलता था, भाई मंदिर में देह व्यापार भारत में पॉसिबल नहीं है, ठीक। और इस पे मतभेद भी है काफी, ओके।
अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखो औरंगजेब ने नौरोज को ही बंद कर दिया था। नौरोज मैंने बताया था, नौरोज का कॉन्सेप्ट किसने भारत में लाया था? मैंने मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत के जब पढ़ा रहा था मैं, तो आपको बताया था कि बलबन ने पर्शियन जो था कल्चर उससे इंस्पायर होकर भारत में नौरोज का शुरुआत किया था, और इसी नौरोज को इसने क्या किया था? बंद कर दिया था। और जजिया कर फिर आ गया। देखिए जजिया कर जिसको अकबर ने पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया था, औरंगजेब ने जजिया कर को और बढ़ा दिया, और इसने बोला क्या था, वहां का कॉन्सेप्ट क्या था कि जो हिंदू है अगर उसको यहाँ पे रहना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। और सिर्फ टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आज तक जितना जजिया कर लगता था इसको उसने क्या किया? डबल कर दिया था। ये माना जाता है किसने? जजिया कर को डबल टैक्सेशन ये लेता था हिंदुओं से उस समय। ठीक, हिंदू से क्या, जितने भी मुसलमान नहीं थे, वो एक कॉन्सेप्ट है ना काफिर का, जितने भी काफिर लोग थे उन लोग से क्या करता था? ये जबरदस्त टैक्स लेता था जजिया कर। ठीक ना। और बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बीबी का मकबरा का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो क्या बोलेंगे? औरंगजेब ने कराया था। ठीक ना। और देखो जो बीबी का मकबरा है उसी को क्या बोलते हैं? काला ताजमहल। तो देखो दो क्वेश्चन आता है कि ताजमहल का घटिया नकल या फिर काला ताजमहल किसके द्वारा निर्माण कराया गया था? तो क्या बोलेंगे? दोनों एक ही चीज है। जो बीबी का मकबरा है उसी को क्या बोलते हैं? ब्लैक ताजमहल बोलते हैं, और कई लोग उसी को क्या बोलते हैं? ताजमहल की घटिया नकल बोलते हैं। ठीक, अगर वो जिंदा रहते दोनों लोग तो उसी से बनवा लेता ये, पर क्या करें, शाहजहां ने हाथ ही कटवा दिया तो कैसे बनाएगा फिर? तो इसने क्या किया? घटिया नकल बनवाया था, वैसा नहीं बनवा पाया ये। और ये जो ब्लैक ताजमहल है ये कहाँ पे है? औरंगाबाद। औरंगाबाद कहाँ के? आपका महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र। ठीक, अब देखो, अब इसके हम लोग देख लेते हैं क्या? आत्मकथा, फतवाए आलमगिरी। फतवाए आलमगिरी जो था वो किसकी आत्मकथा है? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि देखो औरंगजेब से क्वेश्चन आते हैं क्योंकि थोड़ा इसने कॉन्सेप्ट बदल दिया था, जितने भी सारे रूल रेगुलेशन है उसको इसने तोड़ दिया था, इसीलिए इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका आत्मकथा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो फतवाए आलमगिरी था वो पर्शियन लैंग्वेज में इसने लिखा था। देखो फारसी में, ठीक, तो जो क्या है आत्मकथा है फतवाए आलमगिरी, ये किसकी रचना है? ये पूछेगा आपको कि निम्न में से किस शासक का आत्मकथा जो है वो फतवाए आलमगिरी है? तो अब क्या बोलेंगे? वो औरंगजेब का है। ठीक, बस इतने ही क्वेश्चन बनेंगे, इससे बाहर, इससे औरंगजेब से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। आई होप की चीजें क्लियर होंगी। देखिए मुगल काल जितना ही मैंने आपको पढ़ाया है उससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ठीक, आप क्या करिएगा? क्लास लेने के बाद एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइएगा। और देखिए मैंने कई चीजों को छोड़ा है, राणा संगा के बारे में मैंने नहीं बताया, महाराणा प्रताप के बारे में नहीं बताया, क्योंकि मैं जितने भी राजा है ना, कृष्णदेवराय के बारे में मैंने छोड़ा था। ठीक, मेरे को याद है सारी चीजें। ठीक है, आप लोग चिंता नहीं करिए, एक जो नेक्स्ट क्लास में लेने वाला हूं, इसके बाद जो क्लास आएगा वो उत्तर मुगल काल आएगा। पोस्ट मुगल इरा खत्म होने के जस्ट बाद हम लोग भारतीय राजाओं का एक पूरा क्लास लाएंगे, उसमें भारतीय राजाओं के बारे में अच्छे से पढ़ा जाएगा, क्योंकि हम लोग का टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ाएगा हम लोग को ये चीजें। ठीक, और अगर जीके पढ़ना है तो अभी प्लेलिस्ट जाके चेक करिए, सारा पूरा मैंने एंशिएंट हिस्ट्री खत्म कर दिया है और जल्दी एमसीक्यू लेके आने वाला हूं मैं। और अगर मैथ पढ़ना है तो शून्य से सफलता बैच चालू है आकाश मदेसिया सर के द्वारा। आकाश सर ने सीजीएल क्लियर किया हुआ है और बहुत सारे एग्जामों को क्लियर किया, बहुत सारे एग्जामों को इन्होंने क्लियर किया हुआ है फर्स्ट अटेम्प्ट में। ठीक, समझ रहे ना? जरूर देखिएगा, मैथ का डर खत्म करना है तो। और जीएस के लिए मैं हूं। थैंक यू सो मच बनने के लिए। अगर अभी तक आप बने हुए हैं तो मैं मानता